मैं कृष्ण कल्पित सभी इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों का, पाठकों का, मित्रों का आभार प्रकट करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। संभावना प्रकाशन हापुड़ ये हिंदी जगत का एक जाना पहचाना केवल प्रकाशन का ही नाम नहीं है, ये एक ऐसी साहित्यिक जगह का नाम है जो कि हमारे वरिष्ठ कथाकार, उपन्यासकार अशोक अग्रवाल जी ने एक साहित्यिक तीर्थ की तरह हापुड़ को प्रसिद्ध कर दिया है। और संभावना प्रकाशन तो उसका एक उपक्रम है, एक बहाना है। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने मंच पर आने का अवसर दिया। और आज मैं आप लोगों को जो संभावना प्रकाशन से मेरी ये कविता त्रयी प्रकाशित हुई है। कविता त्रयी का अर्थ ये कि वापस जाने वाली रेलगाड़ी। ये किताब जो प्रकाशित संभावना प्रकाशन ने मेरी की है, इसमें मेरी 3 पुरानी कृतियां समाहित हैं। 1900 मेरा पहला कविता संग्रह तो जब मैं एमए में पढ़ता था राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो राजस्थान साहित्य अकेदमी ने छापा था मेरे गीतों का संकलन और कविताओं का संकलन अस्थि में। 90 में मेरी कविता का बढ़ई का बेटा किताब छपी थी, जो अब उपलब्ध नहीं थी। वो उस समय 90 में छपी थी। 90 का जो दशक है वो न केवल साहित्य कविता के लिए बल्कि पूरी दुनिया में एक बदलाव और एक पूंजी की गिरफ्त और उदारवाद और एक नए ही युग में हम एंटर करते हैं। और 90 का दशक ऐसा था। उस समय वो किताब आई बढ़ई का बेटा, उसका बड़ा स्वागत हुआ जनसत्ता में। प्रमोद पोंसवाल ने, मंगलेश जी ने समीक्षाएं उसकी छापी और बड़ा वो है। तो वो किताब उपलब्ध नहीं थी। वो जयपुर के एक प्रकाशक रचना प्रकाशन से छपी थी, हमारे मित्र थे। और ये किताब छपी मेरे कथाकार मित्र डॉक्टर सत्यनारायण के, वो प्रकाशक थे रचना प्रकाशन वाले। तो मैं दिल्ली से लौट के आया था जयपुर वापस। तो सत्यनारायण जी ने कहा कि तुम अपनी कविताओं की किताब तैयार करो। तो उन्होंने फिर रचना प्रकाशन से वो मेरी किताब छपवाई। तो काफी मकबूल हुई वो किताब, लोगों ने पसंद किया और पाठकों ने किया, लेकिन वो उपलब्ध नहीं थी वो किताब। दूसरी किताब जो है वो मेरी बड़ी प्रसिद्ध किताब है युवाओं में, एक शराबी की सुख्तियां। वो किताब लिखे जाने की भी एक अद्भुत कहानी है। तो खैर जैसी भी लिखी गई, जब मैं पटना में था तो तब वो लिखी मैंने। 3 महीने तक एक जुनून में आकर के वो शराबी की सुख्तियां मैंने लिखी। और वो इंटरनेट पे इतनी लोकप्रिय हुई और अभी भी है कि पूरी दुनिया भर में वो पढ़ी जाती है। तो उसको उसको एक यादगार संकलन मैंने छोटा छापा था, शराबी की सुख्तियां, अपने मित्रों को बांटने के लिए। तो खैर वो इंटरनेट पे बहुत पढ़ी जाती है, आज भी पढ़ी जाती है। तो दूसरी कृति जो शराबी की सुख्तियां है वो। और तीसरी जो इसमें कविता की किताब मेरी, जो संजीव मिश्र और मित्रों ने यहाँ एक प्रकाशन शुरू किया था, कलमकार प्रकाशन। तो उन्होंने मीरा पर मेरी एक कविता सीरीज है उसको प्रकाशित किया था पूरा। कविता मीरा पे, मेरे मीरा के जीवन और कविता कर्म पे मेरी कविताएं हैं। और मीरा की के पदों का या उनकी कविताओं का कुछ अनुवाद। तो ये 3 किताबें मिलकर के। तो जब अशोक जी ने एक बार कहा कि आप संभावना के लिए कुछ कीजिए, फिर अभिषेक ने मुझे कहा कि तो मैंने कहा कि मैं आपके लिए एक अलग किताब लिख रहा हूँ, वो तो दूंगा, लेकिन तब तक आप मेरी इन 3 कृतियां, जो कि अब उपलब्ध नहीं है और पाठक उसको पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, बढ़ई का बेटा की तो फोटोकॉपीज जेएनयू से लेके और जादवपुर से लेके और वो उनसे काम चला रहे हैं, जो जिनकी भी कविता में दिलचस्पी है, उन उन पाठकों की कह रहा हूँ। तो ठीक है, विद्यार्थियों के लिए ये सारी चीजें तो ये वो भी अनुपलब्ध थी। और जो तीसरी किताब मीरा की, जो कलमकार प्रकाशन ने छापी, वो हमारे कवि मित्र थे संजीव मिश्र। उनका देहांत हो गया बड़ा 12-15 साल पहले। तो वो भी किताब मतलब कहीं वितरित नहीं हुई, वो छप करके पड़ी रही इस तरह से कुछ जगह। तो वो तीनों ही किताबें उपलब्ध नहीं थी। तो मैंने अभिषेक को कहा कि मेरी ये 3 किताबें एक जिल्द में छापो। तो मैं समझता हूँ कि पाठकों
की ये शिकायत दूर हो जाएगी कि ये कृतियाँ मेरी उनको मिलती नहीं है। और मैंने तो ये 3 कृतियाँ भेजी थी कि मैंने कहा इन तीनों किताबों को छापो। लेकिन अभिषेक का सुझाव ये था कि इन तीनों किताबों को एक ही जिल्द में छापें, क्योंकि छोटी-छोटी 100-100 पन्नों की किताबें थी, तो वो सारी चीज़ें। तो मुझे उनका सुझाव पसंद आया, क्योंकि ये पुरानी किताबें हैं, पाठक को एक ही जिल्द में अगर 3 किताबें मिल रही हैं, एक त्रयी की परंपरा है, ये डिफरेंट है तीनों कृति। उस तरह से त्रयी नहीं है जो शास्त्रीय अंदाज में त्रयी है, लेकिन 3 किताबें हैं तो त्रयी तो है ही। त्रयी का मतलब है कि 3 किताबें समाहित हैं। तो एक किताब में 3 किताबें पाठकों को तो बड़ा। और फिर अभिषेक जी ने इसको बड़े सुंदर ढंग से प्रकाशित किया। और इसका जो कवर है इस किताब का, ये हमारे मित्र अवधेश वाजपेयी ने बनाया हमारे कहने पर। मैं जबलपुर गया था, उनसे मिला था और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप बनाइए। वो बड़े बड़े चित्रकार हैं, विचारक चित्रकार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारा मान रखा उन्होंने। और उन्होंने इसका कवर बनाया और संभावना प्रकाशन ने इसको बड़े ही अच्छे और सुंदर ढंग से प्रकाशित किया इस किताब को। तो इस तरह से अब ये किताब उपलब्ध है पाठकों को, वो संभावना प्रकाशन से प्राप्त कर सकते हैं। और कविता की किताबों का परीक्षण होते रहना चाहिए पाठकों के बीच। आजकल दिक्कत ये है कि सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी जा रही हैं, कविताओं की किताबें इतनी। और इस पर बदनामी ये है कि कविता की किताब बिकती नहीं है, छपती नहीं है। चाहिए कि 90% कविता की किताबें जो प्रकाशित हो रही हैं हिंदी जगत में उनका कोई अर्थ नहीं है। मतलब उनका कोई तो उन्होंने एक विधा को बदनाम करने के लिए और कहते हैं कि कविता बिकती नहीं है। तो कविता अपनी जगह बनाती है समय पाकर के। एक कविता का परीक्षण 1 साल में नहीं हो सकता, उसका परीक्षण अमेज़न नहीं कर सकता। उसका हाँ, किसी बेस्ट सेलर कोई सामयिक विषय पे लिखी किताब का परीक्षण ज़रूर इन माध्यमों पर किया जा सकता है। एक कविता की किताब, एक सच्ची साहित्यिक कृति को फैलने में समय लगता है और वो धीरे-धीरे रसिकों तक पहुँचती है। और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि कविता की किताबें भी बिकनी चाहिए, अच्छी कविता की किताबें होंगी। दुनिया में आज जितनी भी किताबें बेची जाती हैं, तो कविता की किताबें सबसे ज़्यादा बेची जाती हैं, क्योंकि मास्टर्स की हैं वो। अब रूमी को हर कोई पढ़ना चाहता है, उसको सारे जितने भी दुनिया के महान कवि हुए हैं, उनकी कविताएं मिटती नहीं है, वो दोबारा लौट के आती है। तो ये एक दृश्य है। तो कविता को लेके एक ऐसा माहौल बना दिया गया है। तो इसमें जब कोई सच्ची कविता, एक ऐसी कृति आती है, तो वो अपनी 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 जगह बनाती है। और पाठकों के लिए भी और मेरे लिए भी कि मेरी 3 कृति एक जगह सब पढ़ सकते हैं। तो कविता बीच में गद्य का युग आया, कविता भी गद्य हो गई। सब कुछ एक पूरा विस्तृत उसका वितान है। गद्य ने भी बहुत महान काम किया। गद्य ने हमें वैज्ञानिक सोच दी। गद्य ने हमें इतने अद्भुत कथानक दिए। गद्य ने हमें दुनिया के मास्टर्स को पढ़ने का अवसर दिया। और लेकिन गद्य भी जब अपने उत्कृष्टतम क्षण में होता है, तो वो काव्य में बदल जाता है, महाकाव्य में बदल जाता है। जैसे गोदान के लिए हम कहते हैं कि वो महाकाव्य, किसान जीवन का महाकाव्य बन गया। तो कविता या काव्य होना एक मानक है। हमारी जो संस्कृत काव्य शास्त्र की जो परंपरा है, उसमें गद्य कवि का निकष और सारी चीजें कही गई हैं। तो कविता हर युग में जीवित रही है। अब उसको अपने अपने ढंग से सारी चीजें वो अपनी जगह बनाती रही है। लेकिन कविता के न पाठक कम हुए हैं। हाँ, नए माध्यमों के जरिए भी कुछ नए वातायन खुले हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि कविता को नए आयाम मिल रहे हैं। अब ट्विटर पर अब आप उपन्यास नहीं डाल सकते, लेकिन आप कविता की पंक्ति डाल सकते हैं, उसमें शेर डाल सकते हैं। उसमें ऐसी 2 पंक्ति में ही आपको कुछ कहना है ट्विटर पे। ट्विटर की तो अपनी ट्विटर एक नया माध्यम है, हमारे नए युग का माध्यम है। तो उसमें तो उन्होंने अपनी तरफ से ही सीमा कर रखी है कि इससे ज़्यादा शब्द आप लिख नहीं सकते। तो ये कवियों के लिए बड़ा मुफीद है। कवियों के लिए या जो कुछ भी है, कविता क्या है कि अपने संक्षिप्त
रूप में अब एक एक उत्कृष्ट उदात्त मानवीय मूल्य को वो व्यक्त कर सके इतने सरल और जो दिल में जगह बना ले, कविता हो, मतलब वो विचार इस तरह का सूखा ज्ञान नहीं हो। कविता का मतलब है कि कविता होना उसका जरूरी है। तो इस तरह हर समय में कविता का अपना एक वो रहा है। तो इन 3 कृतियों को संभावना प्रकाशन ने प्रकाशित किया। तो आज इनकी इच्छा थी कि मैं इन कविता मेरे नए कविता संग्रह जो वापस जाने वाली रेलगाड़ी से कुछ कविताओं का मैं पाठ करूं, जिससे कि आप लोग को अंदाजा हो सके कि इस किताब में किस तरह की कविताएं आपको मिलेंगी। जो पढ़ चुके हैं जो वो भी सुन सकते हैं, लेकिन सुनना और पढ़ना दो, क्योंकि कविता पाठ की भी एक परंपरा, वो भारतीय परंपरा, क्योंकि पहले तो वाचिक परंपरा, वाचिक ही था सारा कुछ, सारा साहित्य ही वाचिक था। और हमारी कविता जो लोगों की जुबान पर है, तुलसीदास के दोहे, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, तो वाचिक परंपरा है। उसके बाद जब गद्य का दौर आया तो कविता भी गद्य के निकट गई और वो लिखित कविता हुई, जो पढ़ के आनंद आता है उसको। कोई कविता है जो बोल के आनंद आता है। राजशेखर ने कहा था कि काव्य संग्रह तो घर घर में भरे हुए हैं कवि, लेकिन कवि की ख्याति तो जबान से जबान फैलती है, किताबों से नहीं फैलती है। किताब तो टांड पे रख देते हैं छप करके, लेकिन किताब भी वही बचती है जो लोगों की जुबान पर धीरे धीरे लोगों की दिलचस्पी में वो कविता अपनी जगह बनाए, वही कविता बचती है। और एक बात और मैं कविता पाठ से पहले कहना चाहूंगा कि हमारे जयपुर में एक प्रकाशक थे, मैं उनका नाम चौरड़िया जी, तो वो खुद भी कवि थे, उनकी पत्नी भी साहित्यकार थी। उनके पास कोई भी कविता संग्रह लेके छपने के लिए जाता था तो उसको वो हतोत्साहित करते थे। क्यों हतोत्साहित करते थे? वो तो प्रकाशक थे या प्रिंटिंग प्रेस था या जो कुछ भी था, उनको तो कोई काम मिल रहा है तो उनको करना चाहिए, लेकिन वो उसको हतोत्साहित करते थे। वो कहते थे कि भाई 700 रुपये का ये रिम का कागज है, तुम्हारी कविता छपते ही ये 7 रुपये रद्दी में बदल जाएगा, तो फिर भी तुम कविता छपा रहे हो, मतलब इससे तो कोरा कागज ही ठीक है, मतलब वो ज्यादा वो बिकेगा। तो अधिकतर कविता की किताबें या जो सारा ही, मतलब जो आजकल प्रकाशन का एक बूम आया हुआ है इतने, और लोग कहते हैं कि किताबें नहीं बिकती। मुझे ये नहीं पता है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इतने सारे प्रकाशक नए नए हिंदी में आ रहे हैं और धड़ाधड़ रोजाना किताब छाप रहे हैं, तो किस लिए छाप रहे हैं, कहाँ जा रही हैं वो किताबें, पता नहीं। इसका भी एक अलग से अध्ययन होना चाहिए, प्रकाशन और कहाँ किताबें। लेकिन कविता अपना धीरे धीरे जगह बनाती है। प्रकाशन भी एक माध्यम है, जो दूसरे माध्यम है वो भी, प्रकाशन भी एक माध्यम है, किताब भी एक माध्यम है, और किताब बचेगी। इस सारे ये मेरा विश्वास है कि ये कितने भी नई तरह की चीजें आ जाएं अब व्यक्ति के लिए, विजुअल के लिए सारी चीजें, लेकिन किताब को कोई नष्ट नहीं कर सकता। किताब को पढ़ने का जो सुख है वो कोई भी यंत्र उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। वो आनंद ही अलग है, वो कल्पनाशीलता ही अलग है। तो कोई भी नया माध्यम पुराने माध्यम को कभी, जैसे कि टेलीविजन जब आया था तो लोगों ने कहा कि अब रेडियो खत्म हो जाएगा, कोई नहीं है, रेडियो फिर से प्रासंगिक हो गया। और कोई भी माध्यम नहीं है, तो किताब बचेगी और किताब का प्रेम बचेगा, और किताब में ही, किताबों के जरिए ही वो जमाना गया जब स्मृतियों में हमारी दुनिया स्मृतियों की थी। वेदों को भी हमने अपनी स्मृति से बचाया, लेकिन जब हमारे पास इतने उपलब्ध साधन है किताबों के, तो वो प्रिंट में, तो हमारी जो ज्ञान संपदा है, जो बेहतर कविता है, जो बेहतर साहित्य है, जो हमारी आर्ष शास्त्रीय ग्रंथ हैं, वो तो सब प्रिंट से ही बचेंगे। तो इस सबसे पहले ये मैं बढ़ई का बेटा जो 90 में प्रकाशित हुआ था मेरा कविता संग्रह, उससे 2-3 कविताएं सुनाता हूँ। समय का भी मैं ध्यान रख रहा हूँ, समय भी हो गया, एक एक कविताएं सुनाऊंगा। और ये कविता संग्रह
मंगलेश डबराल और आलोक धनवा को समर्पित था। ये इनके इनके सानिध्य में मैं दिल्ली में काफी रहा, तो ये 90 में प्रकाशित हुआ था, तो उनको ये समर्पित किया था। और तो पुराना किला, इसमें एक कविता है, पुराना किला। कितना पुराना है ये किला, पर्यटक पूछता है, पुराने किले की सीढ़ियां चढ़ता। क्या उतना ही पुराना जितना इस बावड़ी का पानी, पानी में हिलती नावें। कितनी पुरानी होगी किले के दरवाजे पर रखी है तोप पर बैठा बंदर टुकुर टुकुर ताकता है पर्यटक को। शताब्दियों पुरानी धूप में चमकता है उसके कैमरे का कांच। थोड़ा चलने पर आएगा शीश महल, पुराने हथियारों का जखीरा। नष्ट हो गए राजाओं की फड़कती मूछें दिखाई पड़ेंगी क्रमशः तस्वीरों में लटकती। इसके बाद दिखाई पड़ेगा एक ध्वस्त नगर, खंडहर हो गए घरों की एक लंबी कतार। यहाँ से देखो इस किले को, खंडहरों के बीच खड़े होकर इस महान किले की सुंदरता पहचानो। जितने पुराने हैं ये खंडहर, उतना ही पुराना है ये किला। उतनी ही पुरानी है दरवाजे पर रखी ये तोप। उतनी ही पुरानी है दरवाजे पर रखी ये तोप। एक कविता इसमें से। एक कविता है, फूल चुनती लड़कियां। मैं रेगिस्तान का रहने वाला हूँ। रेगिस्तान के गांव में भोर में युवतियां उठ जाती हैं और वो बाहर जो बाग बगीचों में जो फूल इकट्ठा करने के लिए जाती हैं पूजा से पहले। तो ये मेरी किशोरावस्था की स्मृतियों में रह गया होगा, तो वो उस परिप्रेक्ष्य में इस कविता फूल चुनती लड़कियां इसका शीर्षक है। हाथों में चपलता, चमक आंखों में, भोर के अंधेरे में फूल चुनती हैं लड़कियां। ठीक इसी तरह कौंधती है तड़ित काले मेघों के बीच। ठीक इसी तरह चटकता है फूल मोगरे का भोर में। यही वह समय है जब लड़कियां नहीं करती इनकार, सिर्फ हंस देती हैं हर बार। इसके बाद ही धरती पर फैलता है उजियार। ठीक इसी समय होती है भोर, ठीक इसी समय अदृश्य हो जाती हैं लड़कियां। लड़कियां फिर प्रकट होती हैं घर बुहारती हुई। इस भयानक समय में भी उत्सव रच रही हैं लड़कियां, धुंध में डूबे थार के इस गांव में। इन्हीं दिनों में छिपे रहते हैं दुख के खुले जबड़े। फूल चुनती लड़कियों को अभी कुछ पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं। और एक बहुत छोटी सी कविता, नदी, इसी संग्रह से, बढ़ई का बेटा से। इसको प्रेम कविता कह सकते हैं, हालांकि मैं नहीं मानता कि कोई प्रेम कविता होती है, लेकिन आप कह सकते हैं कि नदी। इस तरह देखता रहा बहती हुई नदी को, जैसे तुम्हें देखता हूं। इस तरह देखता रहा बहती हुई नदी को, जैसे तुम्हें देखता हूं। मैं रेगिस्तान का आदमी और किस तरह देखता बहती हुई नदी को। मैं रेगिस्तान का आदमी और किस तरह देखता बहती हुई नदी को। तो ये बढ़ई का बेटा 90 में प्रकाशित हुआ था, अब ये पुनर्प्रकाशित हुआ है। इसमें बहुत कविताएं हैं, तो ये मैंने पाठ किया। और अब मैं आपको एक शराबी की सूक्तियां से 2-4 सूक्तियों का पाठ करके, और ये युवाओं में बहुत लोकप्रिय हुई, और साहित्य से इतर जो एक पाठक वर्ग है उनके बीच आज भी ये बहुत लोकप्रिय हुई। किसी ने इसके लिए लिखा कि ये फ्री वर्स में मधुशाला है, तो मैंने कहा कि नहीं, मधुशाला तो शराब घर के बारे में थी, और एक शराबी की सूक्तियां है वो शराबी के बारे में है। तो इसमें जो मूलतः जो फर्क है वो ये है, वो अपनी तरह की एक मादक रचना है बच्चन जी की, और ये एक विडंबना भरी कृति है।
तो अच्छी बात है कि किसी पुरखे कवि से किसी भी तरह से आपको जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये शराबी के बारे में है और बहुत छोटी-छोटी कविताएँ और सूक्तियाँ क्योंकि इसका नाम ही है शराबी की सूक्तियाँ और सूक्ति भी कविता का एक फॉर्म है संस्कृत में। हमारी भारतीय काव्य परंपरा में सूक्ति भी एक कविता परंपरा का अंग है। समकालीन कवियों में सबसे अच्छा शराबी कौन है? समकालीन शराबियों में सबसे अच्छा कवि कौन है? सभी सरहदों से परे, धर्म मजहब रंग भेद और भाषाओं के पार, शराबी एक विश्व नागरिक है। शराबी से कुछ भी कहना बेकार, शराबी को कुछ भी समझाना बेकार। कौन सी शराब, शराबी कभी नहीं पूछता। आजकल मिलते हैं सजे धजे शराबी, सुनिएगा, आजकल मिलते हैं सजे धजे शराबी, कम दिखाई पड़ते हैं सच्चे शराबी। जैसे सच्चे कवि कम मिलते हैं, वैसे ही सच्चे शराबी भी कम है। कभी कभी सुना है किसी शराबी को अगवा किया गया? अगर आप मैं बिहार में रहा, बिहार में अपहरण एक उद्योग था एक वक्त में, तो अगवा उसका शब्द हुआ करता था। तो जो भी पैसे वाले जो नव धनाढ्य लोगों को अगवा कर लेते थे और उनसे पैसा वैसा, तो मैंने और ये कृति पटना में ही लिखी गई थी कि कभी सुना है किसी शराबी को अगवा किया गया? कभी सुना है किसी शराबी को छुड़वाया गया फिरौती देकर? शराबी के लिए कौन फिरौती देगा? कितना पानी बह गया नदियों में, खून की नदियों में, तो फिर लहू क्या है? लहू में घुलती है शराब, जैसे शराब घुलती है पानी में, जैसे शराब घुलती है पानी में। तानाशाह डरता है शराबियों से, तानाशाह डरता है कवियों से, वह डरता है बच्चों से, नदियों से, एक तिनका भी डराता है उसे। तानाशाह डरता है शराबियों से, तानाशाह डरता है कवियों से, वह डरता है बच्चों से, नदियों से, एक तिनका भी डराता है उसे। प्यालों की खनखनाहट भर से कांप जाता है तानाशाह, प्यालों की खनखनाहट भर से कांप जाता है तानाशाह। गंगा के किनारे उल्टी पड़ी नाव पर लेटा शराबी कौतुक से देखता है महात्मा गांधी सेतु को। गंगा के किनारे उल्टी पड़ी नाव पर लेटा शराबी कौतुक से देखता है महात्मा गांधी सेतु को। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो नदी को स्पर्श किए बगैर करते हैं नदियों को पार। हमारे वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना जी की प्रसिद्ध कवि है, पुल पार करने से नदी पार नहीं होती है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो नदी को स्पर्श किए बगैर करते हैं नदियों को पार और उछाल कर सिक्का नदियों को खरीदने की कोशिश करते हैं, नदियों को खरीदने की कोशिश करते हैं। रिक्शों पर प्यार था, गाड़ियों में व्यभिचार, जितनी बड़ी गाड़ी थी उतना बड़ा था व्यभिचार। रात में घर लौटता शराबी खंडित करता है एक विखंडित वाक्य, वलय में खोजता हुआ लय, वलय में खोजता हुआ लय। घट टूट गया, मर गया शराबी, घट टूट गया, रीत गया प्याला, धूसर गंगा के किनारे प्रस्फुटित हुआ अग्नि का पुष्प। सांझ के अवसान में हुआ देह का अवसान, सांझ के अवसान में हुआ देह का अवसान। धरती से कम हो गया एक शराबी, धरती से कम हो गया एक शराबी। और 98वीं सूक्ति, उसके बाद मीरावाली संग्रह से एक कविता। निपट भोर में किसी सूतक का वस्त्र पहने वह युवा शराबी कल के दाह संस्कार की राख कुरेद रहा है। एक मर गया शराबी, उसका पुत्र वह भी शराबी
वो दाह संस्कार के दूसरे दिन वहां पहुंचता है। निपट भोर में किसी सूतक का वस्त्र पहने वह युवा शराबी कल के दाह संस्कार की राख कुरेद रहा है। क्या मिलेगा उसे? टूटा हुआ प्याला, फेंका हुआ सिक्का, या पहले तोड़ की अजस्त्र धार। क्या मिलेगा उसे? टूटा हुआ प्याला, फेंका हुआ सिक्का, या पहले तोड़ की अजस्त्र धार। आखिर जुस्तजू क्या है? आखिर जुस्तजू क्या है? और अब जो बजता हुआ एक तारा अछूता शब्द शीर्षक से छपा था, मीरा मीरा पर, उस पर एक कविता सुना करके इस संभावना प्रकाशन के मंच से जो ये विजुअल ये वीडियो बन रहा है, इसमें अंतिम कविता में मुझे भी तापने दो अलाव। मीरा मीरा प्रथम पुरुष में कह रही है, प्रथम वाक्य में कह रही है, और उसी की भाषा में कविता लिखी हुई है, जैसे कि मीरा खुद कह रही है। उसी अंदाज से इसको सुनिएगा। जो सीरीज है उसमें से एक कविता सुना रहा हूँ कि मीरा घर से निकल गई है और अब वो गीत गाती हुई और खंजरी बजाती हुई और इकतारा बजाती हुई और साधुओं की संगत करती हुई, उनसे लड़ती हुई, उनसे झगड़ती हुई एक स्त्री की मुक्ति बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि मीरा की कविता आज 500 वर्ष के बाद भी अगर बची हुई है तो वो स्त्री मुक्ति की पहली आवाज थी। सिमोन द बोवार नहीं थी पहली आवाज, मीरा थी। हिंदुस्तान की मीरा, जो कि सामंती परिवेश को छोड़ करके बाहर आई, उस सामंती परिवेश से लड़ झगड़ करके एक कृष्ण को ध्यान मूर्ति लगा करके, ध्यान मूर्ति बना करके वो जमाने को ठुकराती हुई चली आई। तो कोई मामूली क्रांति नहीं थी वो उस जमाने में, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब वो बाहर आ गई है मीरा, तब वो कहती है मुझे भी तापने दो अलाव। शीर्षक है कविता का, मुझे भी तापने दो अलाव। मीरा कह रही है कि देह पर राख लीपने भर से यदि बैराग आ जाता तो घर का चूल्हा सबसे बड़ा बैरागी होता, जिसे मैं ठोकर मार कर आई हूँ इतनी दूर निर्धूम अग्नि की नीली लपटों में जलने, निर्धूम अग्नि की नीली लपटों में जलने। अभी शेष है तुम्हारी आंखों में औरत की पहचान, अभी शेष है तुम्हारी आंखों में औरत की पहचान, अभी बाकी है इनमें उपहास की पीली लकीरें, अभी मचल रहे हैं तुम्हारे अधरों पर व्यंग बाण, अभी लिप्सा तुम्हारे जर्जर शरीरों में रेंग रही है, अभी लिप्सा तुम्हारे जर्जर शरीरों में रेंग रही है। बुझी पड़ी चिलमें झाड़ने वालों, क्या नहीं दिखाई दे रही तुम्हें मेरे भीतर की पवित्र आग? इस निर्जन वन में, इस निर्जन वन में रात के तीसरे पहर की साए साए वीरानी से झरते विराट सौंदर्य की आभा को ओक भर भर कर पीने का हक केवल तुम्हारा तो नहीं, केवल तुम्हारा तो नहीं है। मैं इसीलिए तो आई हूँ पाँव में घुंघरू बांधकर, हाथों में एक तारा लेकर। अब मैं पेड़ों से सीधे संवाद करूंगी, बन बन भटकूंगी, धरती के खुले सीने पर नाचूंगी, सृष्टि का खुलापन अपने भीतर समेट लूंगी, और एक दिन चुपचाप किसी पाखी के नीले चमकदार पंख में छिपकर अछोर नीलेपन की ओर उड़ जाऊंगी। अपनी ही तलाश में भटकते भटकते मैं यहाँ आई हूँ, अब आ ही गई हूँ तो मुझे भी तापने दो अलाव, अब आ ही गई हूँ तो मुझे भी तापने दो अलाव। आप सब दर्शकों का, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैंने वापस जाने वाली रेलगाड़ी जो संभावना प्रकाशन ने प्रकाशित की उसके बारे में बात की और उससे मैंने कुछ कविताएं आपको सुनाई। धन्यवाद।